कोलंबिया के पहाड़ों में कड़ाके की सर्द रात, एक सुनसान फार्म हाउस के भीतर आग जल रही थी। लेकिन यह कोई लकड़ी की आग नहीं थी, बल्कि यह आग जल रही थी नोटों से, असली डॉलर के नोटों से। और उन्हें आग में झोंकने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर और सबसे खौफनाक ड्रग डॉन था, जिसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। उस रात ठंड इतनी तेज थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। बाहर जंगल, भीतर डर और भगोड़े जीवन की मजबूरी। उसके साथ उसकी छोटी बेटी थी, जो ठंड से कांप रही थी। बच्ची की धीमी आवाज गूंजी, पापा मुझे बहुत ठंड लग रही है। उस आवाज ने उस इंसान को तोड़ दिया जिसके नाम से देश की सरकारें तक कांपती थीं। उसके पास हथियार थे, साम्राज्य था, अरबों की दौलत थी, पर उस पल उसके पास अपनी बेटी को बचाने के लिए न तो लकड़ी थी और न ही हीटर था। फिर उसने अपना बैग खोला। बैग में कपड़े नहीं, बल्कि डॉलर की गड्डियां भरी थी। उसने माचिस जलाई और एक एक करके नोटों को आग में झोंकना शुरू कर दिया। लाखों डॉलर की गड्डियां लपटों में बदलती गईं और उस आग की गर्मी में उसकी बेटी धीरे धीरे कांपना बंद करने लगी। कहा जाता है कि उस रात उसने करीब $2 मिलियन यानी 17 करोड़ रुपए जला दिए थे, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी को ठंड से राहत मिल सके। सोचिए, जिस पैसे के लिए दुनिया लड़ती है, जिसके लिए लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, उसे कोई इंसान अलाव की तरह जला दे तो यह पागलपन लगता है। लेकिन पाब्लो एस्कोबार कोई साधारण इंसान नहीं था। वह था अपराध की दुनिया का सम्राट, कोकीन साम्राज्य का बादशाह और इतिहास का सबसे अमीर माफिया डॉन। कोलंबिया के मेडेलिन शहर की गलियों से उठकर उसने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी कमाई इतनी विशाल थी कि हर हफ्ते अरबों रुपए उसके नेटवर्क से गुजरते थे। कहा जाता है कि उसकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि नोटों को रखने के लिए उसके पास गोदाम कम पड़ जाते थे और हर साल करोड़ों डॉलर सिर्फ चूहों और नमी में खराब हो जाते थे। ये वही शख्स था जिसका नाम फोर्ब्स की अमीरों की सूची में शामिल हुआ था। सोचिए, एक ड्रग माफिया दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर था। लेकिन उसकी रईसी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक अलग स्तर की थी। उसके पास निजी चिड़ियाघर था, अपने हवाई जहाज थे, सैकड़ों संपत्तियां थीं और एक ऐसा नेटवर्क था जो कई देशों तक फैला हुआ था। लेकिन इस अपार दौलत के पीछे छिपी थी एक बेहद काली दुनिया, डर, हिंसा, सत्ता और लालच से भरी दुनिया। वह अपने विरोधियों को खत्म कर देता था, सरकारी तंत्र को खरीद लेता था और जहां रिश्वत काम न करे वहां गोलियां चलती थी। कोलंबिया में एक समय ऐसा भी आया जब लोग कहते थे कि या तो एस्कोबार के साथ रहो या उसके खिलाफ होकर मिट जाओ। उसका प्रभाव इतना बड़ा था कि राजनीति, पुलिस, मीडिया सब उसके साए से अछूते नहीं थे। लेकिन विडंबना देखिए, जिस आदमी के पास अरबों की दौलत थी, वही आदमी एक रात अपनी बेटी के शरीर को गर्म रखने के लिए नोट जलाने पर मजबूर हो गया। यही पाब्लो एस्कोबार की कहानी का सबसे अजीब सच है। एक तरफ निर्दयी डॉन और दूसरी तरफ एक पिता। उसकी जिंदगी विरोधाभासों से भरी थी। गरीबों के लिए वह मसीहा था और कानून के लिए सबसे बड़ा दुश्मन। जब उसकी फाइलों और किस्सों की परतें हटती हैं, तो समझ आता है कि यह सिर्फ एक डॉन की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी है जहां पैसा, सत्ता और अपराध ने मिलकर एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसे दुनिया ने मेडेलिन कार्टेल के नाम से जाना। साल था 1989। जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी हुई तो एक नाम देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। वह कोई उद्योगपति नहीं था, न कोई टेक टाइकून और न ही कोई राजघराने का वारिस। वह था पाब्लो एस्कोबार। फोर्ब्स ने उसकी संपत्ति करीब $30 बिलियन यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए ना की। आज के हिसाब से सोचें तो यह रकम इतनी विशाल है कि अगर कोई इंसान हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च करे तो तब भी उसे खत्म करने में कई हजार साल लग जाएं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, यह उस आदमी की हकीकत थी जिसे दुनिया किंग ऑफ कोकीन के नाम से जानती थी। एक समय ऐसा था जब वैश्विक कोकीन तस्करी का बड़ा हिस्सा उसी के नेटवर्क से गुजरता था। अमेरिका जैसे देश में भी ड्रग्स की सप्लाई की चर्चाओं में उसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। उसकी कमाई की रफ्तार इतनी तेज बताई जाती है कि कहा जाता है वह एक दिन में सैकड़ों करोड़ रुपए के बराबर पैसा बना रहा था। लेकिन असली समस्या कमाई नहीं थी, बल्कि समस्या थी कि इतने पैसों को रखा कहां जाए। बैंक उसका विकल्प नहीं था, पैसा अवैध था और सिस्टम की नजर से बचाकर रखना जरूरी था। तो उसने एक अजीब लेकिन खतरनाक तरीका अपनाया। कोलंबिया के अलग अलग इलाकों में गोदाम बनवाए गए, जमीन में गड्ढे खुदवाए गए और ट्रकों में भरकर डॉलर की गड्डियां वहां छिपाई जाने लगी। कल्पना कीजिए, नोटों से भरे कमरे, नोटों से भरे बक्से और जमीन के नीचे दफन दौलत। लेकिन प्रकृति का अपना हिसाब होता है। उसके अकाउंटेंट के अनुसार हर साल उसकी कुल संपत्ति का लगभग 10% हिस्सा खराब हो जाता था। कभी चूहे नोट कुतर देते तो कभी सीलन उन्हें सड़ा देती तो कभी दीमक उन्हें बर्बाद कर देती। यानी अरबों की दौलत
धीरे धीरे सड़कर खत्म हो जाती थी। हैरानी की बात यह कि उसे इससे खास फर्क नहीं पड़ता था। जब नुकसान की रिपोर्ट दी जाती तो वह अक्सर हंसकर कहता, यह बिजनेस का छोटा नुकसान है। उसकी दौलत का पैमाना समझने के लिए एक और उदाहरण काफी है। दुनिया भर से आने वाले पैसों की गड्डियों को बांधने के लिए हर महीने हजारों डॉलर सिर्फ रबर बैंड पर खर्च होते थे। सोचिए, जिस आदमी का रबर बैंड का खर्च लाखों में हो, उसके खजाने का असली आकार क्या रहा होगा। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या वह जन्म से ही अमीर था? जवाब है बिल्कुल नहीं। उसकी कहानी शुरू होती है गरीबी, अपमान और संघर्ष से। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया देश के एक साधारण इलाके में 1949 में उसका जन्म हुआ। पिता एक मामूली किसान थे और माँ एक स्कूल टीचर थी। घर की हालत इतनी साधारण थी कि बुनियादी सुविधाएं भी सीमित थीं। बचपन अभावों में बीता और यही अभाव धीरे धीरे उसके स्वभाव को आकार देने लगे। एक घटना ने उसके मन पर गहरा असर डाला। वह स्कूल गया, लेकिन उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। नंगे पैर आने की वजह से उसे अपमानित किया गया और स्कूल से निकाल दिया गया। वह छोटा बच्चा रोता हुआ घर लौटा। शायद उसी दिन उसके भीतर गरीबी के प्रति एक गहरी नफरत जन्म ले चुकी थी। एक जिद, एक कसम कि वह इतना अमीर बनेगा कि दुनिया उसकी ताकत को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। किशोरावस्था में ही उसका रास्ता बदलने लगा। उसने अपराध की शुरुआत बेहद छोटे लेकिन विचलित कर देने वाले काम से की, और वह काम था कब्रिस्तानों में जाकर महंगे पत्थर चुराना, उन पर लिखे नाम मिटाना और उन्हें तस्करों को बेच देना। मृत लोगों की कब्रों से चोरी करने वाला वह लड़का धीरे धीरे जिंदा लोगों के लिए खतरा बनने लगा। पत्थरों की चोरी जल्द ही कार चोरी में बदली और कार चोरी से रास्ता लूटपाट तक पहुंच गया। वह बैंकों के बाहर खड़ा रहता, पैसे निकालकर निकलने वाले लोगों पर नजर रखता और मौका मिलते ही उन्हें लूट लेता। यह अब सिर्फ जीविका का साधन नहीं था, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता की शुरुआत थी। गरीबी से उपजी महत्वाकांक्षा, अपमान से जन्मी जिद और जल्दी अमीर बनने की अंधी चाह, इन तीन चीजों ने मिलकर उस किशोर को उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी लगभग असंभव थी। और दुनिया को अभी अंदाजा भी नहीं था कि नंगे पैर स्कूल से निकाला गया वही लड़का आगे चलकर इतिहास का सबसे अमीर और सबसे खौफनाक ड्रग सम्राट बनने वाला है। 70 का दशक, कोलंबिया की अंडरवर्ल्ड। दुनिया में एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया के नक्शे पर खौफ की एक नई रेखा खींच दी। उस समय पाब्लो एस्कोबार अभी वो नाम नहीं बना था जिससे देश की सरकारें तक डरती थीं। वो बस एक महत्वाकांक्षी युवक था जो जल्दी अमीर बनने का रास्ता ढूंढ रहा था। और फिर उसे एक ऐसा मौका मिला जिसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मेडेलिन शहर के एक बेहद अमीर कारोबारी का अपहरण किया गया। फिरौती की मांग राखी गई $1 लाख। आज के हिसाब से यह रकम बड़ी लगती है, लेकिन उस दौर में यह लगभग असंभव जैसी फिरौती मानी जाती थी। पैसे मिल गए और महज 22 साल की उम्र में वह अपने इलाके का सबसे कम उम्र का लखपति बन चुका था। उस एक घटना ने उसे यह सिखा दिया कि असली ताकत बंदूक और डर के बीच छिपी होती है। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया। अपहरण, लूटपाट और गैर कानूनी सौदों के दौरान उसकी मुलाकात ड्रग तस्करों से हुई। तब कोकीन का कारोबार अभी शुरुआती दौर में था। ज्यादातर अपराधी सोना, हथियार या तस्करी के पुराने धंधों में लगे थे, लेकिन पाब्लो का दिमाग अलग था। उसने जल्दी समझ लिया, असली सोना खानों में नहीं बल्कि उस सफेद पाउडर में छिपा है जिसकी मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही थी। एक घटना ने अंडरवर्ल्ड में उसके नाम की गूंज फैला दी। कहा जाता है कि वह एक बड़े ड्रग माफिया के घर 14 किलो कोकीन की डील करने पहुंचा। वह माफिया इलाके का खौफनाक चेहरा था। लोग उसकी आवाज तक से कांपते थे। डील के दौरान बहस बढ़ी, माफिया चिल्लाया, उसने सबको धमकाया। कमरे में बैठे लोग सहम गए, लेकिन पाब्लो नहीं डरा। उसने बिना हड़बड़ाहट के अपनी बंदूक निकाली और कुछ ही सेकंड में खेल पलट गया। एक गोली और वह माफिया वहीं ढेर हो गया। और अंडरवर्ल्ड को एक नया संदेश मिल गया कि यह खिलाड़ी डरता नहीं, डराता है। उस दिन उसने सिर्फ माल नहीं लिया, बल्कि उस धंधे की कमान भी छीन ली। और यहीं से शुरू हुआ उसका असली साम्राज्य, मेडेलिन कार्टेल। अब तस्करी उसके लिए अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित बिजनेस बन चुकी थी। उसने ड्रग सप्लाई को एक विज्ञान की तरह प्लान करना शुरू किया। उसने निजी हवाई जहाज खरीदे, गुप्त हवाई पट्टियां बनवाई और तस्करी के ऐसे तरीके अपनाए जिनकी कल्पना भी मुश्किल थी। कहा जाता है कि कोकीन को प्लेन के टायरों के अंदर छिपाकर अमेरिका भेजा जाता था। पायलटों को एक ही ट्रिप के लिए लाखों डॉलर दिए जाते थे। जोखिम बड़ा था, लेकिन मुनाफा उससे कहीं ज्यादा था। जब एजेंसियों ने हवाई रास्तों पर नजर खड़ी करनी शुरू की, तो उसने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने समुद्री रास्ते अपनाए। इतिहास में पहली बार ड्रग तस्करी के लिए विशेष पनडुब्बियों का इस्तेमाल होने लगा। ऐसी सबमरीन जिन्हें पकड़ना उस समय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद कठिन था। उसका दुस्साहस सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। 1980 के दशक की शुरुआत तक वह दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों में गिना जाने लगा। FBI, CIA
और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उसकी तलाश में थीं। एयरपोर्ट्स पर उसकी तस्वीरें लगी थीं, सीमाओं पर अलर्ट जारी थे। लेकिन इसी दौरान एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। वह अमेरिका पहुंचा और किसी गुप्त ठिकाने में नहीं, बल्कि वह दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में खुलेआम घूमता रहा। बताया जाता है कि उसने अपने परिवार के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े होकर तस्वीर तक खिंचवाई और इस तरह दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी सबसे ताकतवर देश की सुरक्षा व्यवस्था के सामने मुस्कुरा रहा था। यह सिर्फ दुस्साहस नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था कि वह खुद को कानून से ऊपर मानने लगा था। लेकिन उसके साम्राज्य की असली नींव सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि डर था। कोलंबिया में उसके नाम के साथ दो शब्द जुड़ गए थे, प्लाता ओ प्लूमो, यानी या तो पैसा लो या फिर गोली। ये कोई नारा नहीं था, बल्कि यह उसका नियम था। राजनेता, पुलिस अधिकारी, जज, पत्रकार, हर किसी के सामने यही विकल्प रखा जाता, रिश्वत स्वीकार करो या मौत का सामना करो। और इसी निर्दयी सिद्धांत ने एक साधारण अपराधी को दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग सम्राट में बदल दिया। अब वह सिर्फ तस्कर नहीं था, एक साम्राज्य था, एक नेटवर्क था और एक ऐसा नाम जिसका असर सीमाओं से परे जाकर पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों तक महसूस किया जाने लगा था। हजारों लोग डर गए, कई बिक गए और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। उन ईमानदार लोगों की कहानी अक्सर छोटी रही, क्योंकि उन्हें दिन दहाड़े गोलियों से चुप करा दिया जाता था। उसके नाम के साथ हजारों हत्याओं के आरोप जुड़ते गए। सरकारी अफसर, जज, पत्रकार, नेता, अगर वह उसके रास्ते में खड़ा हो जाए तो कोई भी सुरक्षित नहीं था। उसकी क्रूरता का एक ऐसा अध्याय भी है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। साल था 1989। एक कमर्शियल विमान आसमान में उड़ रहा था। कुछ ही देर बाद भयानक विस्फोट हुआ और विमान हवा में ही बिखर गया। बताया गया कि यह हमला उसने इसलिए करवाया गया क्योंकि उसे शक था कि उसका एक राजनीतिक दुश्मन उस फ्लाइट में मौजूद है। पर सच्चाई और भी दर्दनाक निकली। वो व्यक्ति उस विमान में था ही नहीं, लेकिन तब तक 100 से ज्यादा निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उस दिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि सत्ता और डर के इस खेल में इंसानी जिंदगी की कीमत कितनी छोटी हो चुकी थी। और यहीं से पाब्लो की कहानी और जटिल हो जाती है, क्योंकि एक तरफ उसे बम धमाकों और हत्याओं का जिम्मेदार माना जाता था, तो दूसरी तरफ अपने शहर मेडेलिन के गरीब इलाकों में उसे मसीहा कहा जाता था। उसने झुग्गियों की जगह घर बनवाए, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, फुटबॉल के मैदान तक बनवाए। वह गरीब बस्तियों में जाता, पैसा बांटता, लोगों की मदद करता। कई लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे। यही दोहरी छवि उसे और रहस्यमय बनाती है, गरीबों का सहारा और सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ पैसा या साम्राज्य तक सीमित नहीं थी, वह सत्ता चाहता था, असल सत्ता। 1982 में उसने राजनीति में प्रवेश किया और संसद का सदस्य भी बना। यह सिर्फ प्रतिष्ठा का कदम नहीं था, बल्कि अपने काले कारोबार को राजनीतिक सुरक्षा देने की रणनीति भी थी। उसी दौरान देश भारी विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। तब उसने सरकार के सामने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर मेरे खिलाफ केस खत्म कर दिए जाएं और मुझे राजनीति में रहने दिया जाए तो मैं देश का पूरा विदेशी कर्ज अपनी दौलत से चुका दूंगा। सोचिए, एक अपराधी देश की अर्थव्यवस्था खरीदने की पेशकश कर रहा था। यह सिर्फ प्रस्ताव नहीं था, बल्कि यह सत्ता को चुनौती थी। लेकिन सरकार ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसे संसद से बाहर कर दिया गया। यह अपमान उसके लिए एक मोड़ साबित हुआ। अब वह सिस्टम के भीतर नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ लड़ने लगा। 1990 के दशक की शुरुआत में कोलंबिया का माहौल भयावह हो चुका था। चारों तरफ लगातार बम धमाके, हत्याएं और आतंक का वातावरण था। दुनिया के कई मीडिया संस्थानों ने उस दौर में शहरों को मर्डर कैपिटल तक कहना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा, खासकर अमेरिका की ओर से, जो उसे पकड़कर अपने देश में मुकदमा चलाना चाहता था। लेकिन पाब्लो को मौत से कम अमेरिका की जेल से ज्यादा डर था। तब उसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर दुनिया हैरान रह गई। उसने कहा कि वह सरेंडर करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। शर्तें भी साधारण नहीं थीं। पहली, जेल वह खुद बनाएगा। दूसरी, सुरक्षा गार्ड उसके अपने लोग होंगे। और तीसरी, उस जेल के आसपास पुलिस को आने की अनुमति नहीं होगी। स्थिति इतनी जटिल हो चुकी थी कि आखिरकार सरकार को यह शर्तें माननी पड़ी। और फिर एक पहाड़ी पर बनी एक जेल सामने आई, ला कैथेड्रल। नाम जेल का था, पर हकीकत कुछ और थी। वह किसी जेल से ज्यादा एक आलीशान रिजॉर्ट जैसा ठिकाना था। अंदर फुटबॉल ग्राउंड, बार, आरामदायक कमरे और अपने लोगों की सुरक्षा। दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी अब अपनी ही बनाई जेल में रह रहा था, जहां वह कैदी कम और मालिक ज्यादा था। यह इतिहास का शायद इकलौता मामला था जब एक अपराधी ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने नियमों के साथ और अपनी बनाई जेल में। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां एक साम्राज्य जो डर और पैसे पर खड़ा था, धीरे धीरे अपने ही बोझ से डगमगाने वाला था। एक जेल जिसमें जकूजी था, स्विमिंग पूल था
डिस्को था, फुटबॉल का मैदान था और उस जेल का कैदी दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग सम्राट था। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि पाब्लो एस्कोबार की असली जेल थी, ला कैथेड्रल। नाम जेल का था, पर अंदर की जिंदगी किसी आलीशान रिजॉर्ट से कम नहीं थी। वहाँ पार्टियां होती थीं, मेहमान आते थे, यहाँ तक कि मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी भी उससे मिलने और खेलने पहुंचते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, वह सलाखों के पीछे रहते हुए भी अपने ड्रग साम्राज्य को चला रहा था। फोन कॉल्स, संदेश, आदेश, सब कुछ उसी जेल से संचालित होता था। कहा जाता है कि वह अपने दुश्मनों को वहीं बुलाता और फिर कभी कभी वे लोग वापस लौट ही नहीं पाते थे। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है और पाब्लो के पापों का घड़ा भी धीरे धीरे भर रहा था। जब सरकार को पुख्ता जानकारी मिली कि वह जेल के अंदर से ही हत्या और ड्रग ऑपरेशन चला रहा है, तो फैसला लिया गया उसे असली हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। यह खबर बाहर लीक हो गई और इससे पहले कि सेना और पुलिस उसे शिफ्ट कर पाती, पाब्लो अपनी ही बनाई जेल से फरार हो चुका था। अब शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक चूहे बिल्ली का खेल। कोलंबिया सरकार और अमेरिका ने मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जिसका नाम था सर्च ब्लॉक। इस टीम का सिर्फ एक लक्ष्य था, पाब्लो एस्कोबार को ढूंढना, जिंदा या मुर्दा। पाब्लो महीनों तक छिपता रहा, ठिकाने बदलता, पहचान बदलता, लेकिन एक चीज नहीं बदल पाई, उसका परिवार के प्रति लगाव। वह अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था और यही प्यार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। 2 दिसंबर 1993 उसका 44वां जन्मदिन। अगले ही दिन बेचैनी ने उसे घेर लिया। वह अपने बेटे की आवाज सुनना चाहता था। वह जानता था कि फोन कॉल ट्रैक हो सकती है, फिर भी उसने रेडियो फोन उठाया और अपने बेटे से बात कर ली। भावनाएं जीत गईं और सावधानी हार गई। अमेरिकी तकनीक ने कॉल की लोकेशन ट्रैक कर ली। ये मेडेलिन का एक साधारण रिहायशी इलाका था। कुछ ही मिनटों में सर्च ब्लॉक के कमांडो उस घर को चारों ओर से घेर चुके थे। अंदर अफरा तफरी थी। पाब्लो और उसका बॉडीगार्ड छत की ओर भागे, बच निकलने की आखिरी कोशिश की, लेकिन फिर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। छत पर दौड़, छलांग, जवाबी फायरिंग और फिर एक गोली चली। वह गोली उसके कान के पास लगी और अगले ही पल दुनिया का सबसे अमीर ड्रग डॉन एक छत पर खून से लथपथ गिरा पड़ा था। 2 दिसंबर के जन्मदिन के ठीक बाद 3 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार की कहानी खत्म हो गई। सर्च ब्लॉक और पुलिस ने राहत की सांस ली। जश्न मनाया गया। उसकी लाश के साथ तस्वीरें खींची गईं, लेकिन उस तस्वीर में एक अजीब विडंबना थी। उसके पैर नंगे थे। याद कीजिए उसका बचपन, वही लड़का जिसे कभी जूते ना होने की वजह से स्कूल से अपमानित करके निकाल दिया गया था, जिसने कसम खाई थी कि वह दुनिया की हर चीज खरीद लेगा। अरबों डॉलर कमाने वाला वह आदमी अंत में एक छत पर अकेला और नंगे पैर पड़ा था। किस्मत का यह चक्र जैसे उसकी पूरी कहानी का प्रतीक बन गया। लेकिन उसकी कहानी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। उसकी विरासत आज भी जिंदा है, एक अजीब और खतरनाक रूप में। उसने अपने निजी चिड़ियाघर के लिए अफ्रीका से दरियाई घोड़े मंगवाए थे। उसकी मौत के बाद बाकी जानवरों को हटा दिया गया, पर भारी और खतरनाक होने के कारण हिप्पो को वहीं छोड़ दिया गया। आज कोलंबिया में उन हिप्पो की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वे पर्यावरण और लोगों के लिए नई समस्या बन चुके हैं। उन्हें आज कोकीन हिप्पो तक कहा जाता है। इतना ही नहीं, उसकी छिपाई हुई दौलत भी एक रहस्य बनकर रह गई। अरबों डॉलर जमीन में गाड़े गए, दीवारों में छुपाए गए, गुप्त ठिकानों में दबाए गए। कहा जाता है कि उन खजानों के असली कोड सिर्फ उसके बेहद करीबी लोगों को ही पता थे। आज भी अफवाहें हैं कि कोलंबिया की जमीन के नीचे कहीं न कहीं उसकी दौलत दबी पड़ी है, शायद अब मिट्टी बन चुकी हो। पाब्लो एस्कोबार की कहानी गरीबी से शुरू होकर दुनिया की सबसे खतरनाक अमीरी तक पहुंची और अंत हुआ एक छत पर गोलियों के बीच अकेले नंगे पैर। उसने दुनिया को एक अजीब सच दिखाया। पैसे से महल खरीदे जा सकते हैं पर सुकून नहीं। लोग खरीदे जा सकते हैं पर वफादारी नहीं। आज भी बहस होती है, क्या वह पुलिस की गोली से मारा गया या उसने खुद को गोली मारी? उसका परिवार आज भी मानता है कि उसने आत्मसमर्पण नहीं बल्कि खुद अपना अंत चुना था। लेकिन इतिहास एक ही बात दर्ज करता है, दुनिया का सबसे अमीर डॉन अंत में अपनी दौलत, ताकत और साम्राज्य के बावजूद वक्त से हार गया। क्योंकि जुर्म आपको सब कुछ दे सकता है पर अंत में न इज्जत बचती है न विरासत, सिर्फ एक कहानी रह जाती है। आप पाब्लो को क्या मानते हैं, एक ड्रग सप्लायर या फिर गरीबों का रॉबिन हुड? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं।